गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज द 9 यूनिट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 27। तो आज का टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग का इंट्रो जान लेते हैं। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेस्ट न्यूट्रिशन और सर्वोत्तम आहार का है तो ये होता है। और जो माँ और बेबी के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करता है जो कि इमोशनल बॉन्ड होता है। तो बेबी को मतलब 6 मंथ तक केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना चाहिए। और मतलब पानी तक नहीं पिलाना चाहिए बेबीज़ को। और ये बेबीज़ के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है जो माँ का दूध होता है। तो कुछ एडवांटेज होते हैं जैसे कि इन्फेंट के लिए होता है और एडवांटेज मदर के लिए होता है। तो इसमें एडवांटेज इन्फेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और एडवांटेज मदर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं तो उनको मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो आपका एडवांटेज फॉर इन्फेंट में आपका न्यूट्रिशन एडवांटेज हो गया आपका, और प्रोटेक्टिव एडवांटेज हो गया, और साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो गया, और इकोनॉमिक एडवांटेज हो गया आपका, इजली अवेलेबल हो गया, और लेक्टेसिव इफेक्ट हो गया। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले तो जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है जो बेबी के लिए मतलब वृद्धि यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और में बहुत सारे मतलब आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं जैसे कि CHO होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर आदि, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेबीज को माँ के दूध से मिल जाता है, ठीक है। और लैक्टोज बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और जो ग्लैक्टोज होता है सो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो मतलब ग्रो मतलब डेवलपमेंट में मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद और सहायक होता है, ठीक है। और जो बेबी के दूध में लेक्टाब्यूमिन और लैक्टोग्लोब्यूमिन और मतलब नमक, प्रोटीन्स अधिक मात्रा में मतलब पाए जाते हैं जो कि मतलब ईजिली डाइजेस्ट हो जाती हैं, और इसमें केसिन कम मात्रा में पाई जाती है। और आफ्टर डिलीवरी 3 से 4 दिन तक मतलब कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक पौष्टिक और मतलब सुपाच्य संक्रमण रोधी होता है। माँ के दूध में मतलब टेक्विन और ओस्यूटिन अमाइनो एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, और जो कि आपका न्यूरो ट्रांसमीटर और की तरह मतलब काम करता है। और जो माँ का दूध होता है इसमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि बेबी के लिए इंस्टेंट टाइम में मेच्योर के में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो जो मदर द्वारा जो प्रतिदिन लगभग मतलब 600 से 700 ml दूध जो मतलब सीक्रेट होता है तो 6 मंथ के लिए बेबीज़ के लिए बहुत ही मतलब संपूर्ण मतलब डेवलपमेंट में सहायता होता है। और जो 100 ml माँ के दूध में 67 कैलोरीज और 1.2 ग्राम प्रोटीन और 6.5 ग्राम लैक्टोज, 3.5 ग्राम फैट, 3.5 mg मतलब कैल्शियम होता है, और 15 mg फास्फोरस, 2 से 6 mg विटामिन आदि पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्टिव एडवांटेज में ये होता है कि एंटीबॉडी IgA और IgM जो होता है वो जो आपका लाइसोजाइल आदि में तो पाए जाते हैं जो कि बेबी के इंस्टेटाइन और रिस्पायरेटरी मतलब से रिलेटेड जो अनेक इन्फेक्शन से बचाते हैं। और लेक्टोब्यूमिन और इकोलॉइकोस मतलब सप्रेस करता है, और लेक्टोब्यूमिन बाइफिडस को मतलब उसको भी रोकता है। और जो माँ का जो दूध है वो रिकेट्स और स्कर्वी जैसे बीमारियों से भी बचाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग के कारण जो मतलब बच्चों में होने वाले डायबिटीज़, चाइल्ड एडोमा मतलब होते हैं, और अस्थमा जैसे कि संभावनाओं को भी मतलब रोकता है। और आपका थर्ड है साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर और बेबीज़ के बीच में इमोशनल बॉन्ड उत्पन्न करता है, और बेबीज़ में होने वाले मतलब बिहेवियर प्रॉब्लम्स को भी कम करता है जैसे कि रोना, फीड करना। इकोनॉमिक एडवांटेज में क्या होता है कि जो बेबी जो माँ का दूध मतलब बिना कीमत पे भी मतलब उपलब्ध होता है, और इसके अलावा जो आपका माल न्यूट्रिशन होता है ना तो उनमें अनेक मतलब इन्फेक्शन होते हैं तो उनसे भी बेबी इसको प्रोटेक्ट करता है। और बहुत सारे जो डिसीजेंस हैं बहुत सारी तो उनसे भी बेबी को मतलब प्रोटेक्ट करता है और खर्चे से भी बचाता है। और ईजली एडवांटेज में क्या है कि
माँ का जो दूध होता है वो बेबी के लिए बहुत ही मतलब ईज़िली होता है। तो ये पूरी तरह से मतलब फ्रेश होता है और इन्फेक्शन से भी मतलब दूर रहता है और जो बेबीज़ को डायरेक्ट पिलाया जा सकता है। लैक्टेजिव इफ़ेक्ट में ये दूध की बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव होने के साथ साथ लैक्टेजिव इफ़ेक्ट रखता है, जो कि बेबीज़ को कब्ज़ की रोकथाम करता है और बेबीज़ को गतिशील मूवमेंट बनाए रखता है। और एडवांटेज फॉर मदर, तो इसमें क्या होता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ओव्यूलेशन की मतलब प्रक्रिया को भी रोकने में सहायता प्रदान करता है और ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की भी तरह कार्य करता है, जिससे कि मतलब माँ दोबारा कंसीव नहीं कर सकती जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करा ले। ये भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो माँ को पीपीएच से यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज से भी बचाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है यूट्रस के ओव्यूलेशन में भी सहायता प्रदान करता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर को भी कम करता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है इमोशनल बॉन्ड भी क्रिएट करता है और ब्रेस्ट में आसानी से उपलब्ध होने वाला मतलब एक आहार है जो कि समय की बचत करता है और ब्रेस्ट फीडिंग के कारण गर्भावस्था के दौरान इकट्ठा हुए फैट को भी कम करता है। और इंट्यूटिव ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान की शुरुआत कैसे होती है, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल डिलीवरी के 1 घंटे से और सिजेरियन सेक्शन के मतलब 4 घंटे के अंदर मतलब स्टार्ट कर देने चाहिए। यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के 1 घंटा लगता है और सिजेरियन सेक्शन में आपका 4 घंटा लगता है, इतना याद रखिए। और फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान की अवधि यानी कि फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो आफ्टर बर्थ जो 24 आवर के दौरान मतलब प्रत्येक 2 से 3 घंटे के मतलब बीच बीच में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होता है। ठीक है, पहले सप्ताह के समाप्ति होने तक इस अंतराल को बढ़ाकर 3 से 4 घंटे तक कर देना चाहिए, जो बेबी को डिमांड फीडिंग करानी चाहिए। और ड्यूरेशन इसका है कि मतलब स्टार्टिंग में बेबीज़ को 1 ब्रेस्ट से लगभग 5 से 10 मिनट तक फीड करानी चाहिए और बेबीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग से फीडिंग करवानी चाहिए था और उसे फॉर्मूला के साथ साथ हिंड मिल्क भी प्राप्त हो सके। और इसके बाद बेबीज़ को दूसरे ब्रेस्ट फीड करानी चाहिए और बेबीज़ को रात में भी फीड करानी चाहिए। टेक्निक क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सफलतम जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है इसके लिए मदर और बेबीज़ का मतलब कंफर्टेबल पोजीशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और बैठी हुई मतलब कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम माँ को बेबीज़ को अपनी गोद में अपराइट पोजीशन में रखना चाहिए। ठीक है, और बेबीज़ के हेड को 4 आर्म में सहारा देना चाहिए और बेबीज़ की गर्दन को हल्का सा मतलब उठा हुआ विस्तारित रखना चाहिए और बेबीज़ का हेड नज़दीक होना चाहिए माँ से। और जो बेबीज़ का होता है जो उनका मुंह है तो उसको खुला होना चाहिए और जो एरियोला होता है जो ब्रेस्ट का, तो उसमें अधिकांश भाग बेबीज़ के मुंह में होना चाहिए। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पुअर अटैचमेंट होगा तो क्या होगा, तो केवल मतलब निप्पल का नहीं बस बेबीज़ के मुंह के अंदर मतलब होना और एरियोला का अधिकांश भाग बाहर की ओर दिखाई देना और पेनफुल फीडिंग होने और मदर जो कंफर्टेबल फील करना चाहिए। और इसमें डिफ़िकल्टीज इन ब्रेस्ट फीडिंग मतलब इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाले जो मदर होते हैं तो उसको शॉक, एंजाइटी और एनर्जी, पेन, स्ट्रेस आदि की मतलब उपस्थिति होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रक्रिया को जो प्रभावित करता है। मैनेजमेंट इसका क्या होता है, तो मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानकारी देना चाहिए और यदि मतलब सीवियर कंडीशन है तो डॉक्टर को एडवाइस करके सेडेटिव देना चाहिए। और ब्रेस्ट इंजार्जमेंट हो तो क्या मतलब उसकी मतलब प्रॉब्लम हो तो क्या होगा, तो मिल्क में को मतलब अत्यधिक उत्पादन होती है यानी कि मिल्क के सेक्रेशन में बाधा उत्पन्न होती है। तो बेबीज़ को द्वारा जो मतलब कम अमाउंट में मतलब दूध पीने के कारण हो सकती है और ये जो समस्या होती है वो डिलीवरी के 3 से 4 दिनों के अंदर मतलब स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में बता देते हैं। तो ब्रेस्ट में पेन होगा
और सूजन भी हो सकता है। ब्रेस्ट में आपका हैवी और हार्ड हो जाएगा और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मतलब पेन होगा आपको और मास्टाइटिस हो जाएगा और बेबी जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ जाना, ठीक है, थकान दूर या भूख कम लगना। मैनेजमेंट क्या होता है कि नियमित अंतराल से मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह देनी चाहिए और पेन के लिए एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स दवा देना चाहिए और फीडिंग के बाद बेबीज़ को मैन्युअली बाहर निकालना चाहिए। मतलब जो सीवियर मतलब कंडीशन में बेबीज़ को ब्रेस्ट पंप का यूज़ करना चाहिए और रोकथाम के उपाय मतलब कि इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या होगा। तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो मैं प्राय जितना मतलब जल्दी से जल्द हो सके तो ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए और जो 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए और लेफ्ट राइट पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। जो अन्य जटिलताएँ होती हैं उनका उचित उपचार करना चाहिए, ठीक है। क्रैक्ड निपल्स अगर हो तो क्या होता है, तो इस कंडीशन में निपल्स में एपिथेलियम जो होता है वो आपका फिंगर मतलब तो वो ले नष्ट हो जाते हैं यानी कि ख़त्म हो जाते हैं और निपल्स के बेस और जो टिप वाले भाग होते हैं ना तो उसमें मतलब दरारें आ जाती हैं, क्रैक हो जाता है, वो ऐसी दिखाई देने लगती है और स्किन पर हल्की का मतलब फटी हो जाती हैं। तो इसके कॉजेस क्या होते हैं कि किस तरह से ये मतलब क्रैक निपल होते हैं। तो ब्रेस्ट का निपल की पर्याप्त मतलब अच्छे से सफाई नहीं होती है तब होगा और ब्रेस्ट के साथ मतलब करेक्ट अटैचमेंट नहीं होना तो उससे भी आपका क्रैक निपल्स होते हैं और अंदर धंसे हुए निपल्स होते हैं। इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, तो जो नाइट में फीड कराने के बाद निपल्स के ऊपर मतलब एंटीसेप्टिक क्रीम का लेप लगा देना चाहिए और निपल्स को मॉइस्चर रखना चाहिए, ठीक है। और यदि बेबीज़ को ओरल थ्रस्ट से पीड़ित है तो मतलब जो मिकोनाजोल नामक लोशन होता है वो एक, तो वो निपल के बेबीज़ के मुंह दोनों ओर लगा देना चाहिए और सीवियर कंडीशन में जो ब्रेस्ट पंप के मतलब हेल्प से निपल्स को निकालते हुए दूध को मतलब बेबीज़ को पिलाना चाहिए और यदि मतलब निपल पर लंबे समय तक वो मतलब घाव वुंड हो तो उसे एंटीसेप्टिक बायो मतलब लेके और उसका लेबोरेटरी में भिजवा देना चाहिए और मतलब उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या होगा, तो इसमें करेक्ट पोजीशन और करेक्ट अटैचमेंट करनी चाहिए और निपल्स की मतलब देखभाल अच्छे से करनी चाहिए और ब्रेस्ट की मतलब पर्याप्त सफाई करनी चाहिए। रिक्रैक्ट निपल का मतलब ट्रीटमेंट करना चाहिए और मतलब एंटीनेटल पीरियड के दौरान मतलब जो माँ होती हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। फ्लैट और इन्वर्टेड निपल्स क्या होती हैं, तो इस कंडीशन में निपल्स की अंदर की ओर मतलब धंसे हुए होते हैं जो कि बेबीज़ को मतलब उसको ठीक करने में सहायता प्रदान करते हैं। और मैनेजमेंट इसका क्या होता है, फ्लैट इन्वर्टेड निपल्स को फिंगर की सहायता से धीरे धीरे बाहर की ओर खींचना होता है जिससे कि वो इरेक्ट हो जाए और निपल्स जो आपका होता है शेयर का यूज़ करना चाहिए। और अब आपका एक्यूट मास्टाइटिस क्या होता है, तो इसमें मेमोरी ग्लैंड का जो इन्फ्लामेशन होता है तो इसमें मास्टाइटिस कहलाता है। तो ये फीड न कराने वाली जो फीमेल्स होती हैं ना उन फीमेल की तुलना में अधिक होता है। तो इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो ये फ्लूलोसेलिन 500 mg दिन में 4 बार आप उसको दे सकते हैं और आपका एंटीपायरेटिक और पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ भी दे सकते हैं। इनके एनाल्जेसिक और ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन होने पर भी मतलब फीड कराने की सलाह देनी चाहिए क्योंकि रुके हुए निपल्स में स्टेफाइलोकोकस में वृद्धि होने पर अधिक संभावना होती है। पहले मतलब अप्रभावित साइड से यानी कि पहले जो मतलब जिधर पे प्रॉब्लम है माँ को उस साइड से मतलब फीड कराना चाहिए। उसके बाद मतलब प्रभावित साइड जिधर दिक्कत है उस साइड से बाद में दूध पिलाना चाहिए क्योंकि
जो अप्रभावित साइड है, यानी कि जिधर दर्द नहीं होगा उधर से बच्चे को अगर दूध पिलाएंगे तो जो प्रभावित एरिया है उससे काफ़ी राहत मिलेगा और बेबी दूध पी भी लेगा और माँ को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मिल्क सिक्रेशन कम करने के लिए आपका ब्रोमोसाइटोटिन 2.5 mg ओरली देना चाहिए। इसका प्रिवेंटिव मेजर की बात करें तो जो ब्रेस्ट की उचित मतलब देखभाल करनी चाहिए और प्रत्येक फीड के बाद पहले हैंड वॉशिंग कर लेनी चाहिए और एंटी नेटल पीरियड के दौरान पोजीशन और टेक्निक के बारे में जानकारी देना चाहिए और निपल्स को मॉइस्ट रखना चाहिए और कटी फटी निपल्स का ट्रीटमेंट करना चाहिए। और आपका लेक्टिव फेलुअर यानी कि मतलब दूध का सिक्रेशन होने में मतलब असफल होगा तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में ब्रेस्ट में पाए जाने वाला जो आपका मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है तो उसके क्या कारण होते हैं कि इससे नहीं मतलब दूध लैक्टोजन फेल्यूर हो जाता है। तो ड्यूरिंग प्यूपेरियम मतलब जो फीमेल्स होते हैं इनमें एंजाइटी और स्ट्रेस होगा तो भी होगा और साइकोलॉजिकल मतलब फैक्ट्स जैसे कि एनर्जी शॉक सीवियर पेन एंजाइटी होगा तो भी होगा। फिर फीमेल्स को बेबीज़ को फीड नहीं करवाना और निपल्स के मतलब संबंधी समस्या को मतलब फ्लैट और मॉइस्चर ब्रेस्ट एब्सेस रखना और प्री मेच्योर बेबी और डिक्रीज प्रोलैक्टिन होगा तो मैनेजमेंट इसका ये होगा कि यदि मतलब जो प्रॉब्लम है उसको डिसीज़ के कारण है तो उसका पता कर उसका मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट करना है। और जो फीमेल होती है ना तो उन्हें जो डिलीवरी के बाद 1 घंटे के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है तो स्टार्ट कराने के लिए मतलब उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। और जो फीमेल होते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उचित मतलब अच्छे टेक्निक के बारे में उनको बताना है। डिमांड फीडिंग के बारे में रूमिंग इन और मतलब उनको प्रोत्साहित करना है। और बेबीज से संबंधित जो कारक हैं उस स्तनपान में कठिनाई उत्पन्न करते हैं तो उसमें क्या क्या होते हैं, तो बेबीज़ के अत्यधिक कमज़ोर होने के कारण निपल्स को चूस नहीं पाना और निपल्स के फ्लैट या क्लेफ्ट की उपस्थिति और मतलब जो न्यू बॉर्न है उनको टंग बाइट की उपस्थिति होना, जुकाम के कारण नाक बंद होना, ओरल थ्रस्ट के कारण शोर टंग की उपस्थिति होगा तो भी होगा और आमाशय की अधिक फैलाव होना। और अब BHFI की बात करें तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंटीग्रेटिव इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हमारे देश में जो मार्च 1992 में बेबीज फ्रेंडली हॉस्पिटल इंटीग्रेटिव की शुरुआत की गई और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसके लिए और इसके मतलब कुछ 10 स्टेप्स होते हैं जो कि सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट ये कि रिटेन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए जिसके मतलब बारे में समस्त जो स्टाफ होते हैं उनको डेली मतलब रूटीन में बताया जाना चाहिए और इस पॉलिसी में मतलब प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक दक्षताओं के बारे में भी इसके बारे में समस्त जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और सभी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स के बारे में भी जानकारी देनी है, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं उनको मतलब डिलीवरी के बाद 1 घंटे के अंदर मतलब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने में हेल्प मिलती है और जो मदर्स होती हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक के बारे में बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि जब उसका बेबी है उसको अलग हो उस स्थिति में लैक्टेशन को कैसे बनाए रखें और यदि मतलब डॉक्टर के रूप में निर्देशित नहीं हो तो बेबीज़ को ब्रेस्ट के अलावा कोई भी मतलब बाहर की चीज़ें नहीं देनी होती है। और जो रूमिंग इनको बढ़ावा मतलब देना है और माताओं को और उनके बेबीज़ को दिन में पूरे 24 घंटे आपको साथ में होने वाली अनुमति दी जानी चाहिए। डिमांड फीडिंग को प्रोत्साहन दे और ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले शिशु को निपल्स लगी बोतल चूस
उन्हें आदि को दें। और ब्रेस्ट फीडिंग में समर्थक समूह ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रोथ की सहायता से मतलब छुट्टी के समय जो मदर्स होते हैं उनकी आवश्यक जानकारी करने के लिए उन्हें मतलब उनके पास ले जानी चाहिए। आर्टिफिशियल ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करें तो जब माँ होती हैं उनके जो मिल्क है वो बेबीज़ को पर्याप्त पोषण नहीं होता है तो उस कंडीशन में जिन मतलब दिए जाने वाले जो बाहर से जो मतलब आहार दिए जाते हैं उन्हें ही आर्टिफिशियल फीडिंग कहते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल फीडिंग में इंडिकेशन यानी कि कुछ संकेतन होते हैं। इंडिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग की बात करें तो जब बेबीज़ की डेथ हो चुकी हो तो माँ के और या तो माँ मतलब अब्सेंट हो मतलब माँ नहीं हो बेबीज़ की तो करानी चाहिए। और मदर में जो लंबी बीमारी है कोई मतलब बीमारी से वो ग्रसित है तब करानी चाहिए। वर्किंग वुमेंस जो होती हैं मदर्स होती हैं उनमें होती करानी चाहिए मतलब आर्टिफिशियल फीडिंग। और ये जो मदर में मिल्क में जो प्रोडक्शन और सिक्रेशन बिल्कुल नहीं हो पाता है तब मतलब कराया जाता है ब्रेस्ट आर्टिफिशियल फीडिंग। और फॉर मतलब कुछ कृत्रिम आहार के लिए यूज़ किए जाने वाले पदार्थ होते हैं जैसे कि फॉर्मूलास यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फीडिंग यानी कि काउस मिल्क बुफेलोज मिल्क और मिल्क पाउडर। तो इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ बॉटल फीडिंग के बारे में बात करें तो जब बेबीज़ का जब माँ का दूध बेबीज़ के लिए मतलब पर्याप्त नहीं होता है उस अमाउंट में नहीं मिल पाता है या फिर बेबी को मतलब बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है या कि पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है तो आर्टिफिशियल फीडिंग बेबीज़ को देना है। और आर्टिफिशियल फीडिंग देते टाइम जो ये प्लान करना चाहिए कि बेबीज़ की पोषण संबंधी आवश्यकताएं मतलब पूर्ण हो सके, ठीक है। और आर्टिफिशियल फीडिंग पर्सनल हाइजीन का भी मतलब ध्यान रखना चाहिए देते हुए। और मतलब बॉटल मेथड के स्थान पे कटोरी स्पून मेथड का यूज करना चाहिए। और आर्टिफिशियल फीडिंग बेबीज़ के उम्र की गणना के लिए करना चाहिए। और काउस मिल्क में अच्छा मतलब विकल्प होता है जहाँ यह तक संभव हो मतलब आर्टिफिशियल फीडिंग के रूप में 5 से 6 घंटे तक काउस मिल्क का ही यूज़ करना है। और यदि मिल्क पाउडर का यूज नहीं किया जा रहा है तो इसे नियमित कंपनी के निर्देश के अनुसार ही दिया जाना है। और जो आपका मतलब जो कम एज के बेबीज़ होते हैं ना तो उनमें जो उनका इंस्टेटाइन होता है तो उसके मतलब क्षमता को कम होने के कारण उनमें अच्छे दिए जाने वाले जो मतलब आहार है उनकी मात्रा कम लेकिन जो आवृत्ति अधिक रखनी चाहिए, ठीक है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो आहार है तो उसकी मात्रा को भी मतलब बढ़ते जाने चाहिए और उसके जो मतलब आवृत्ति होती है उसको भी कम करना चाहिए। तो मेथड ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग की बात करें तो बॉटल मेथड कटोरी और स्पून मेथड। तो बॉटल मेथड की बात करें तो बॉटल से फीडिंग कराने से बॉटल और निपल्स को अच्छी तरह से मतलब उसको साफ़ कर लेना है और बॉयल करना चाहिए। और आर्टिफिशियल फीड करने समय मतलब स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना है। और मतलब आहार देने वाले बेबीज़ को मतलब डकार भी दिलवाना है, जैसे कि दूध पिला लिए उसके बाद बेबीज़ को डकार दिलाना बहुत आवश्यक होता है कि जिससे कि बेबीज़ का दूध पच जाए अच्छे से। और अति आवश्यक मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और फीडिंग अधिकतम 20 से 25 मिनट के लिए दी जानी चाहिए। और फीडिंग के बाद बचा हुआ जो मतलब दूध होता है उसे फेंक देना है, ठीक है। और जो बेबीज़ का मुँह उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ कर देंगे। और दिए हुए बॉटल्स पर मिल्क लीटर स्पष्ट होना चाहिए कि कितना मतलब हम बेबीज़ को दूध पिला चुके हैं। और कटोरी और स्पून मेथड की बात करें तो जब बेबीज़ को कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन
की उपस्थिति है तो उसके कारण शक करने में सक्षम नहीं हो तो बेबीज़ को फीड कराने के लिए कटोरी और स्पून मेथड का उपयुक्त करना चाहिए। कटोरी और स्पून का उपयोग लिए जाने से पहले पानी में बॉईल करना चाहिए और फीड कराने वाले जो बेबीज़ होते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाकर बेबीज़ को गोद में अपराइट पोजीशन में बेबीज़ को लेना चाहिए, ठीक है। और जो स्पून होता है वो बेबीज़ के मुंह में कोने पर कोने से बेबीज़ को दूध पिलाना चाहिए। और जब बेबी के मुंह खोले तब दूध उसके मुंह में डालना जाता है। और जो बेबी होता है उसे फीडिंग जब कराने के दौरान गर्दन के चारों तरफ एक कपड़ा लगा देंगे, ठीक है, जिससे कि दूध इधर उधर ना गिरे। फीडिंग कराते टाइम जब जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और जो पहला जो दूध बेबीज़ अगर निकल जाए तो ही दूसरा दूध हम उनको पिलाएं। और ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए बच्चों को। और फीड कराने के बाद बेबी के मुंह को साफ कपड़े से धो दे और उसे कंधे से लगाकर उसको डकार दिलवा सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।